हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स जो आपके तपस्या नोट्स के अंतर्गत हम लोगों ने तैयार किए हैं। और ये नोट्स पूरी तरीके से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कवर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम्स को भी फोकस करते हैं। जैसे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस हो गया, आरओ का प्रीलिम्स मेंस हो गया, और यूपीएससी का भी प्रीलिम्स और मेंस, सभी चीज़ों को ये फोकस करेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, तो इनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही जैसा रहेगा। तो आपको सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एनवायरनमेंट पे यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को कवर किया है, जहां पर आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ स्पेशली कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया कि किस तरीके से हर एक टॉपिक को आपको समझना है, चाहे वो आपका इकोसिस्टम हो, इकोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, या इसके अंतर्गत आने वाले जो पिरामिड होते हैं एनर्जी का, प्रोड्यूसर, और ये क्या क्या अलग अलग घटक होते हैं, कैसे इसमें प्रदूषण होता है, बायो मैग्निफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं। और धीरे धीरे हम इनमें और भी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे, जैसे बायोम क्या होते हैं, ठीक है, जैवमंडल क्या होते हैं, या फिर आपका सुपोषण क्या होता है, या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे और भी आपको अदर अपडेट्स मिलती हैं, अदर तरीके की पीडीएफ्स मिलती हैं, क्लासेस मिलती हैं, सारी जानकारी वहाँ पर भी मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपकी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हर एक चैप्टर का जो क्रक्स होता है, कोर एरिया होता है, जिसे हम लोग क्रिप्स नोट भी कह सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और टॉपर्स के नोट्स को इंक्लूड करते हुए इन नोट्स को तैयार किया गया है। और इसकी पीडीएफ मैं आपको बताना चाहूँ, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, वहाँ पर इसकी पीडीएफ की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और ये पीडीएफ आपकी दोस्तों पेड होती है, बहुत ही कम प्राइस में होती है, लेकिन पेड होती है, ठीक है। क्लासेस सभी की फ्री होती है। तो चलिए, आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है, तो यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम जैविक घटकों का अध्ययन कर रहे हैं और किस तरीके से अजैविक घटकों का। जैसे अजैविक घटक में हमने स्थल मंडल को पढ़ा, वायुमंडल को पढ़ा, जल मंडल को पढ़ा, और इन सभी चीज़ों को मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो तपस्या नोट्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर लगभग 22 क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया भी है। लेकिन इसी अजैविक घटक में पैदा होने वाली जो मतलब जो अजैविक घटक का जो महत्वपूर्ण आता है मृदा, उसका हम यहीं पर एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे। और ऐसे ही जैविक घटक जो होते हैं, जिसकी हमने जैविक समुदाय जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो जानवर के हों, जंतु के हों, या फिर पेड़ पौधों के हों, या फिर इंसानों के हों, इन सभी की स्टडी हम बायोलॉजी में करेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो नेचुरल जो वेजिटेशन होती है, ये स्पेशली एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, हालांकि है लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस में भी पढ़ना चाहिए था तो हम वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम एनवायरनमेंट में स्पेशली किसको पढ़ेंगे, वनस्पतियों को। और ये वनस्पति का वितरण कहां पे होता है, प्रकार क्या होता है, विशेषता क्या होती है, और ये किस प्रकार के मृदा में पैदा होती है, इन सभी को कैलकुलेट करते हुए हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन और इनके टॉपिक को हम अध्ययन करने के साथ हम यहीं पर भारत में भी इनका क्या प्रभाव है, इनको भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति कैसे किन किन क्षेत्रों में कहां कहां मिलती है। लेकिन उससे पहले हम पूरे वर्ल्ड के स्तर पे इसकी तैयारी करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो इनको प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है, जलवायु होता है। क्योंकि अगर जलवायु अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होगी तो उस हिसाब से ही वहां पे प्लांट भी पैदा होंगे। अगर आप टुंड्रा जलवायु की बात करते हो, यानी हिमालय जलवायु की बात करते हो, जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, या नॉर्थ ईस्ट के अदर पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, आपको कैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वहां पे जो पेड़ होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत घने नहीं होते, दूर दूर होते हैं, और लंबे पेड़ होते हैं, और जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, शंकुधारी वृक्ष की तरह होती हैं। वहीं अगर आप रेगिस्तान में चले जाओ, मरुस्थलीय जलवायु की बात करें, तो वहां पे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के अंदर जाके जो है कि पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, कटीले होते हैं, उनके यहाँ पत्तियां भी क्या होती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। जैसे कैक्टस बहुत फेमस है वहां का, ठीक है, ये हो गया।
इसी तरीके से जब आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे, पश्चिमी घाट पे जाओगे या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जाओगे, जो कि अक्षांशीय जलवायु से संबंधित है, भूमध्य मतलब कि जो रेखा होती है, विषुवत रेखा, उसकी जलवायु से प्रभावित होती है, तो वहां पे बहुत घने जंगल मिलेंगे, बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलेगी, और इसीलिए पश्चिमी घाट और नीलगिरी के पर्वत जो होते हैं वहां पे आसपास के क्षेत्रों में बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि जलवायु कहीं ना कहीं पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां जहां अलग अलग जलवायु आपको देखने को मिलती है, वहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। तो जलवायु क्या हो गया? सबसे प्रमुख कारक हो गया जो इसको प्रभावित करता है। अब जलवायु कैसे प्रभावित होती है, यह भी तो एक मैटर आता है भाई। जलवायु एक टॉपिक है, कोई एक विषय वस्तु नहीं है, बल्कि एक टॉपिक है। इसको प्रभावित करने के लिए तापमान सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 0 डिग्री के आसपास आप देखोगे, 0 से 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, इट मींस कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, सूर्य का तापमान ज्यादा होता है। तापमान अधिक होने से लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर होने से वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इट मींस कि वहां पे वनस्पतियों की सघनता पाई जाएगी। परंतु जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर जाओगे, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 50, 60, 55, 70, ऐसे करके जब आप ऊपर डिग्री पे जाते हो, अक्षांशीय विस्तार पे जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो स्पष्ट रूप से कि तापमान बहुत कम होता है सामान्यतः, क्योंकि सूर्य का प्रभाव वहां पे बहुत कम होता है, तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे वहां पे हाई प्रेशर बना रहता है। और हाई प्रेशर वर्षा के विपरीत होता है, यानी वर्षा ऋतु के विपरीत होता है, जिससे वहां पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है और वनस्पतियों की सघनता भी वहां पर नहीं होती है। तो ये तापमान से निर्धारित हो रही है जलवायु। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तापमान से निर्धारित हो रही है जलवायु, तो तापमान को हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरा, वर्षा की मात्रा कैसी हो रही है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी है। अगर मान लो वाष्पीकरण ज्यादा है, वर्षा हो ही नहीं रही है, जैसे आप देखोगे 27, 28, 29, 30, 31, इसके आसपास अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखते हो, जो कि कहीं ना कहीं धूप तो मिलती है, तापमान तो मिलता है, लेकिन वर्षा ऋतु के विपरीत हाई प्रेशर यहां पर होता है। इस वजह से वर्षा नहीं होती, लेकिन तापमान अधिक होने से इवेपोरेशन होता है। अर्थात जलवायु क्या करती है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो मृदा होती है, वहां से पानी को एब्जॉर्ब करके खींच लेती है, और इस वजह से वहां के पेड़ों की जड़ों, पत्तियों, तने में पानी की कमी होती है, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है। और फिर फाइनली वो पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम उनकी सिंचाई ना करें या समय समय पर अगर हम उनको पानी ना दें, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां के पेड़ पौधे मुरझा जाएं, मर जाएं। ये होता है केस। तो इस तरीके से समझ में आ गई। तो यहां पर जल की उपलब्धता इससे संबंधित है कि जल की उपलब्धता कितनी होगी। वर्षा की मात्रा अधिक है तो जल की उपलब्धता होगी, वाष्पीकरण अधिक है तो वाष्पीकरण से जल की उपलब्धता कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी वनस्पति को फलने फूलने विकसित होने के लिए पानी की मात्रा बहुत जरूरी होती है। अच्छा, यहां पर आप ध्यान देना कि हमने इसको नेचुरल वेजिटेशन क्यों कहा भाई? क्योंकि हम इसे प्राकृतिक वनस्पति बोल रहे हैं, जबकि अगर केवल आप वृक्षों की खेती की बात करो, जो कि सिल्वी कल्चर के नाम से जानी जाती है, और इसे हम डोंट कॉल नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि वृक्ष अलग होते हैं। वनस्पतियों में छोटे पेड़ पौधे भी आते हैं, झाड़ियां भी आती हैं, जिसको शाकनाशी भी कह देते हैं, और बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष भी आते हैं। इट मीन्स कि प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, उसमें छोटे से बड़े हर लेवल का, हर स्तर के, हर प्रकार की, हर प्रजाति की वनस्पतियां मिलती हैं, पौधे मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं। परंतु सिल्वी कल्चर में केवल और केवल वृक्षों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? वृक्षों की खेती की जाती है। अब यहां से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत भी 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक जाता है। भारत में भी आपको अधिक तापमान साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, अधिक तापमान आपको रेगिस्तान में देखने को मिलता है, कम तापमान आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, कम तापमान आपको हिमालयी राज्यों में देखने को मिलता है। मध्य भारत में जो है कि एवरेज तापमान देखने को मिलता है। तो अलग अलग तापमान होने की वजह से अलग अलग वर्षा की मात्रा भी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, भूमध्य सागर में उठे विक्षोभ से होती है, चक्रवाती वर्षा इसे कहते हैं। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं भारत में जलवायु को प्रभावित करेगी, भारत की वनस्पतियों को प्रभावित करेगी। और यही वजह है कि साउथ इंडिया में मिलने वाला चंदन वो नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो जलवायु है वो अलग होती है। साउथ इंडिया की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होती है, खुले मौसम की होती है, साफ मौसम की होती है, चमकदार धूप होती है, जिससे कपास भी अच्छे से उत्पादित होता है। परंतु नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आपको नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी तक आपको लगेगा सर हमने
आपने टॉपिक शुरू नहीं किया अभी तक, ऐसा नहीं है, टॉपिक ऑलरेडी शुरू हो चुका है 3 मिनट के बाद से ही, क्योंकि जो डिटेल अभी तक मैंने आपको बताई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी और वही चीजें आगे आपको बताई जाएंगी। जैसे अगर टेम्परेचर दोस्तों कम होता चला जाएगा तो यहां पर आप देखोगे कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है दोस्तों तो इससे प्रकाश संश्लेषण का दर भी कम होगा, क्योंकि तापमान कब कम होता है, जब सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है और इसकी वजह से वृक्ष की लकड़ियां कठोर से मुलायम होने लगती हैं। अच्छा, कठोर कौन होता है? सिंपल सी भाषा में कहें, कठोर को आप मजबूत समझ लीजिए। कौन व्यक्ति मजबूत होगा? जो अधिक खाना खाएगा, जो अधिक भोजन ग्रहण करेगा, जो हेल्दी भोजन ग्रहण करेगा, उसी का तो जो है कि बॉडी अच्छा रहेगा, ज्यादा ठोस और ज्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन जो जंक फूड खा रहा है या पोषणहीन, विटामिनहीन, यानी इन सभी भोजनों का सेवन कर रहा है जिसमें कोई प्रकार की विटामिन या प्रोटीन उसे नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका शरीर कमजोर होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों टेम्परेचर कम होने से प्रकाश संश्लेषण की दर से कम हो जाता है और वृक्ष की लकड़ियां क्या होती हैं? कठोर होने की जगह मुलायम होने लगती हैं, क्योंकि जो कठोर लकड़ियां होती हैं वो कहीं ना कहीं अधिक तापमान ग्रहण करके, अधिक प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करके, अधिक भोजन की प्रक्रिया बनाकर अपने पास अधिक भोजन स्टोर करते हैं और जिससे उनकी लकड़ियां ज्यादा कठोर होती हैं, क्योंकि उनमें बायोमास की मात्रा ज्यादा होती है। बायोमास क्या होता है ये मैंने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया है, आप वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास क्रम देखेंगे वृक्ष के समूह के तौर पे, उष्ण कटिबंधीय वृक्ष समूह, फिर समशीतोष्ण, फिर शंकुधारी और लास्ट में टुंड्रा वनस्पति के क्रम का विकास होता है। असल में देखा जाए जो टुंड्रा वनस्पति होती है, जो शीर्ष हिमालय के आसपास पाई जाती है, ग्लेशियर वगैरह ऐसे क्षेत्रों में, भारत में अगर आप देखोगे या दुनिया में और भी जगह जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, बहुत ज्यादा बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहां पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, वहां पे कोई वृक्ष नहीं पाया जाता। इसीलिए आपको वृक्ष सामान्यतः उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, शंकुधारी तक तो देखने को मिल जाते हैं, परंतु टुंड्रा वनस्पति में वृक्ष नहीं देखने को मिलते। भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण इंडिया में अगर आप देखोगे, साउथ इंडिया में, तो वहां पे आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने की वजह से कठोर लकड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे एबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, चंदन हो गया, ये सभी कठोर लकड़ियों वाली मिलती हैं वृक्ष देखने को। धीरे धीरे आप और ऊपर आते हो, मध्य भारत के आसपास आते हो या उससे और ऊपर जाते हो तो समशीतोष्ण जलवायु के वृक्ष देखने को मिलती है। साथ ही साथ और ऊपर जाओगे जैसे लद्दाख में, हिमाचल में, तो वहां पे आपको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। परंतु जैसे ही और ऊपर आप जाओगे शीर्ष हिमालय पे, जैसे आप देखोगे ग्लेशियर वगैरह के क्षेत्र हो गए या जहां पे चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, वहां पर ग्लेशियर की स्थिति होती है, बहुत बर्फ की स्थिति होती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पैदा होती, केवल टुंड्रा वनस्पति होती है, वहां पे वृक्ष तो होते ही नहीं है। इसीलिए इनकी लकड़ियां कमजोर होती जा रही हैं, अर्थात मुलायम होती जा रही हैं। तो लकड़ी कहां की कठोर होगी? जहां पे तापमान अधिक होगा, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। और लकड़ी कहां पे कम होगी? कमजोर होगी, यानी कि जहां पे मुलायम कहां पे होगी? जहां पर सूर्य या तापमान या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होगी। तो अब इसका जो परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि तापमान के कम होने से, तो कैसे आप देख रहे हो कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु से प्रभावित होती है, जलवायु आपकी तापमान से प्रभावित होती है, तापमान कम होने से और प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने से क्या क्या वनस्पतियों में अंतर देखने को मिला। अब यहाँ पे अभी हम वर्षा की मात्रा को भी देख लेते हैं कि भाई वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होने का मतलब जल की उपलब्धता। तो कहने का मतलब है कि जहां कहीं भी वर्षा की मात्रा कम होगी उससे प्राकृतिक वनस्पति की सघनता भी कम होगी और जिससे बायोमास यानी उनका जो वेट होता है, उनकी जो जैव भार होता है, उनका जो वजन होता है वो भी कम होता जाएगा, जिससे जैव विविधता भी कम होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि वनस्पति कब फलती है, कब जो है कि प्रोडक्टिव होती है, कब जो है कि वो सघन होगी, जब वहां पे अधिक से अधिक वर्षा होगी या जब अधिक से अधिक वनस्पतियों को पानी मिलेगा। आप भी अपने घरों में जब वेजिटेशन लगाते हो, सब्जियां लगाते हो, फूल लगाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तो कोशिश करते हो कि उसको अधिक से अधिक पानी हमेशा देते रहें, जिससे वो फल या वो पौधा या वो वनस्पति अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन अगर उसे पानी नहीं मिलेगा, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका बायोमास कम हो जाएगा, जैव विविधता कम हो जाएगी। और इन आधारों पे भी अगर आप देखोगे कि वर्षा के आधार पे वनस्पतियों का जो क्रम बनता है, क्योंकि आगे चल के हम वर्षा और तापमान दोनों के प्रभावों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। तो वर्षा के आधार पर अगर आप देखोगे तो जो वन होते हैं, जो कि वृक्षों का समूह होता है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, चाहे आप 0 डिग्री के आसपास के कितने भी वन देख लो। आप देखो अमेज़न का जंगल देखे हो आप, मतलब टीवी में सुना होगा, यूट्यूब पर देखा होगा,
तो इस आधार पे आप देखोगे कि कौन सी वनस्पतियों में जो है कि ज्यादा होगी, तो वृक्षों का जो समूह है वहां पे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए वन बन जाते हैं, नहीं जंगल बन जाते हैं घने। लेकिन थोड़ी सी अगर वर्षा की मात्रा कम होगी तो वृक्ष भी कम होने लगते हैं, बल्कि घास की मात्रा बढ़ने लगती है। आप घास को देखो, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी घास में अगर पानी हो गया वो घास पैदा हो जाएगी। 2-4 बार आप चलोगे, उतरोगे, ये करोगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। भाई अब आपको समझना होगा कि सवाना कौन से होते हैं, स्टेपी कौन से होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन सभी चीजों को, क्लाइमेटिक रीजन को बताया है। हालांकि अभी इसमें भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं फिर सवाना, स्टेपी ये सब क्षेत्र बताने लग जाऊं तो एनवायरमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर हम ज्योग्राफी में चले जाएंगे। और ज्योग्राफी जिन लोगों ने नहीं देखी है, तो मैंने पहले भी कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी क्लास देख के आओगे तभी एनवायरमेंट समझ में आएगी, अदरवाइज आप एनवायरमेंट को रटोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और जब कॉन्सेप्ट के प्रश्न आएंगे ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न आएंगे जो इजीली आते हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, आरओ में आएंगे, फिर आप गलत करके आओगे। फिर मेरे पास मत कहना कि हाँ सर हमने आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं देखी। तो सारी चीजें मैं एक सीक्वेंस के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप उन्हें जरूर फॉलो किया करो। और जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे स्टेपी के मैदानों में, तो वहां पे आपको वृक्ष रहित घास के मैदान, क्योंकि वृक्ष के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन उतनी होती नहीं है। तो जब कम वर्षा हो रही है तो भाई वृक्ष नहीं पैदा होगा, केवल घास पैदा होगी। और आगे आप जाओ तो वहीं आपको बिल्कुल ही कम मात्रा में, जैसे 25 सेंटीमीटर से भी जब कम वर्षा होती है, तो मरुस्थलीय वनस्पतियों का विकास होता है कि कुछ कटीले वृक्षों का विकास हो जाता है, जैसे बबूल हो गया, नागफनी हो गया, कुछ ऐसे पौधों का विकास हो जाता है। तो आपने देखा कि तापमान से प्रकाश संश्लेषण का दर कम होने से इस प्रकार से वृक्ष पैदा हो गए, और इसी तापमान से जब वर्षा की मात्रा भी कम होने लगी तो इस प्रकार के वृक्ष पैदा हो गए। अब यहाँ पे इन दोनों के एक संयुक्त प्रभाव को अगर हम देखें तो टेम्परेचर कम होने से अल्टीमेटली वर्षा की मात्रा कम होती है। तो यहां पर आपने देखा कि भाई तापमान कम हो गया तो वर्षा की मात्रा भी कम हो गई। अब तापमान से वर्षा का क्या संबंध है भैया? जिसने मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी होगी, प्रेसिपिटेशन पढ़ी होगी, जहां पे संवहनी वर्षा मैंने बताई थी, वाताग्रीय वर्षा बताई थी, पर्वतीय वर्षा बताई थी, तटीय वर्षा बताई थी, सारी चीजें वहां पे बता दी थी। तो यही कारण है कि 0 से 90 डिग्री की ओर, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, या फिर मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने पर तापमान में कमी आने लगती है। बिल्कुल आती है भाई जो तापमान आपका 0 डिग्री पर है वो 90 डिग्री पर नहीं होगा, 80 डिग्री पर नहीं होगा, तापमान गिरेगा। या फिर जो मैदानी क्षेत्रों में तापमान होता है ज्यादा गर्म, वो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलता, क्योंकि पर्वत सामान्यतः ठंडे होते हैं। तो इसकी वजह से वर्षा की मात्रा भी कम होती है, और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से वनस्पतियों की सघनता कम हो जाती है और जैव विविधता भी कम हो जाती है। और इसीलिए शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति की सघनता और जैव विविधता सबसे कम होती है। बस इन्हीं 2 लाइनों से आपका प्रश्न यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में इस बार आएगा। कैसे आएगा? प्रश्न सुन लीजिए। सीधे प्रश्न पूछेगा कि घटते तापमान के प्रभाव से जैव विविधता का परिणाम क्या होगा। निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा। भाई घटते तापमान से जैव विविधता का परिणाम निगेटिव होगा, अर्थात निम्नीकरण होगा, ऋणात्मक होगा, घटता जाएगा। या फिर तापमान और वर्षा के सम्मिलित प्रभाव से जैव विविधता के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति की सघनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या एक और अप्लाइड पार्ट पूछ लेगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर सामान्यतः शंकुधारी और टुंड्रा की वनस्पतियों की सघनता और जैव भार में वृद्धि होती है। तो बस आपका यही स्टेटमेंट ये गलत हो गया कि सर हमने तो पढ़ा था ग्लांस एकेडमी पे कि वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। तो आप आंसर सही करके आ जाओगे। इसी तरीके से प्रश्न बनते, लेकिन इन 2 लाइनों को अगर मैं डायरेक्ट बता देता तो शायद आप ऊपर की चीजें नहीं समझ पाते। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप उन्हें समझे रहोगे तभी आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे जटिल भाषा में लिखा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान कर दूं, अर्थात थोड़ा इमेज को लेकर मैं कह रहा हूं, बाकी चीजें तो मैंने आसान लिखी हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं मेरे भाई कि क्या देखना है हमें कि भाई जितने भी जलवायु प्रदेश होते हैं पूरे विश्व के स्तर पे, आप लोगों ने 10-12 जलवायु प्रदेश पढ़े थे मेरे साथ। विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ा था, मानसूनी जलवायु प्रदेश पढ़ा था, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पढ़ा, स्टेपी पढ़ा, शंकुधारी पढ़ा, लॉरेंशियल पढ़ा, चीन तुल्य पढ़ा, टुंड्रा पढ़ा, ब्रिटिश तुल्य पढ़ा, भूमध्य सागरीय तुल्य पढ़ा और मरुस्थलीय पढ़ा। ये सारे जलवायु प्रदेश आपने मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये विभिन्न प्रकार के जो जलवायु प्रदेश हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, और हमारा भारत किस जलवायु प्रदेश में आता है ये भी हमें स्टडी करनी है। तो हम यहाँ पे बस एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था मेरे साथ
पूरा का पूरा क्लाइमेटिक जोन, उसमें हर एक चीज को मैंने डिटेल से अलग अलग डायग्राम के बेसिस पे भी बताया था। याद होगा कि 0 से 10 के बीच में सारी विशेषताएं अलग बताई, 10 से 30 के बीच में अलग बताई थी, जिसमें गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, फिर 30 से 45 का अलग बताया, 45 से 60 का अलग बताया और 60 से 90 का भी अलग बताया है। तो सभी चीजें मैंने बताई हैं। तो यहां पे बस हम उसका रिवीजन करेंगे। जैसे आप यहां पर देखो कि 0 से 10 डिग्री के बीच में दोस्तों ये कौन सा जोन हो जाता है, ये हो जाता है आपका विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश हो जाता है। और इसकी जो विशेषताएं होती हैं क्या मिलेंगी कि यहां पे औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, औसत वार्षिक वर्षा यहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अर्थात यहां पे तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। तो जाहिर सी बात है यहां पे कैसे वनस्पति मिलेगी, सदाबहारी वनस्पति मिलेगी, जहां में पूरे साल भर कोई ना कोई वनस्पति हरी भरी देखने को मिलती है। तो इसे हम विषुवत-रेखीय, वर्षा वन या सदाबहारी वन, इन 3 अलग अलग नामों से इसे नॉमिनेट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे हम 10 से 30 के बीच में 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। पहली मिलती है यहां पे आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है कि जब वर्ष में एक निश्चित समय पर ये वनस्पतियां, ये वृक्ष अपनी सभी पत्तियों को गिरा देते हैं और नई पत्तियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका भारत भी आता है, जिसे हम लोग डिसीडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहां पर वर्षा 170 से 200 सेंटीमीटर है, अर्थात देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही विषुवत-रेखीय वन से कम है। और ग्रीष्म ऋतु में यहां पे वर्षा होती है, शीत ऋतु यहां पे शुष्क होती है। दूसरी बात, ये आपके किसी भी महाद्वीप का पूर्वी तट होता है। एग्जाम्पल भारत की अगर हम बात करें तो भारत का ये पूर्वी तट है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। लेकिन अगर हम मध्य क्षेत्र में आते हैं, मध्य स्थल खंड की ओर आते हैं, तो सवाना वनस्पति देखने को मिलती है। और मध्य स्थल खंड ज्यादा अधिक प्रभावित करता है गर्मी या जाड़े को, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो थोड़ी बहुत वर्षा होने की वजह से वृक्ष भी पाए जाते हैं और घास भी पाई जाती है। लेकिन जब हम किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आते हैं, किसी देश के पश्चिमी तट पर आते हैं, तो वहां पर हमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है और यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसीलिए आप भारत के पश्चिमी तट की ओर देखोगे तो गुजरात में आपको कच्छ का रण मिल जाएगा देखने को, राजस्थान में आपको मिल जाएगा जो जो थार मरुस्थल है राजस्थान का, ये सारे पश्चिमी तट पर है। और यहां पर वर्षा पश्चिमी तट पे 25 से भी कम होती है। पश्चिमी तट का मतलब मैं पश्चिमी घाट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पश्चिमी भारत की बात कर रहा हूं, जिसमें गुजरात का हिस्सा आता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा आ जाएगा, पंजाब का आ जाएगा और मुख्य रूप से राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र आएगा। क्लियर होगी बात? तो यहां पर आप तो देख भी रहे हो भारत में स्थिति। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चलते हो 30 से 45 डिग्री के बीच में, जो वायुदाब पेटी के विस्थापन होने के कारण, ITCZ के विस्थापन होने के कारण ये एक संक्रमित जोन माना जाता है। संक्रमण, ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें कुछ विशेषताएं आपको ऊपर की मिलेंगी 45-50 डिग्री सेल्सियस वाली, और कुछ विशेषताएं आपको 30-35 या 28 तक के अक्षांशों की विशेषताएं मिल जाती हैं, जिसमें सामान्यतः मिश्रित वन होते हैं। लेकिन किसके, इससे और ऊपर हम चलते हैं लॉरेंशियल तुल्य जलवायु प्रदेश में, जहां पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में 18 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है। सोचो गर्मी में भी यहाँ पे 18 से कम हो गया। वर्षा यहाँ पे 100 से 120 होती है, समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी 100 से ऊपर क्यों हो रही है? क्योंकि ये पूर्वी तट होता है और जहां पे समुद्र से आने वाली पवनें क्या करती हैं, वर्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती हैं। फिर इसी में आप देखोगे कि यहां पे आप देखोगे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी के लिए 25 से 50 वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में 10 से 18 तापमान और शीत ऋतु में 0 डिग्री से कम चला जाता है। वहीं पे आप देखोगे ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, जहां पे वर्षा 160 से 170 सेंटीमीटर होता है, सेम उसी क्रोनोलॉजी में। अर्थात क्यों 45 से 60 के बीच में वर्षा इतनी अधिक हो रही? क्योंकि यहां पर वाताग्रीय वर्षा का प्रभाव ज्यादातर होता है, जहां पे दो विपरीत गुण वाली यानी गुणवत्ता वाली वायु राशियों का आपस में मिलन होता है। जैसे शीत ऋतु से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवन, ग्रीष्म की तरफ से चलने वाली पछुआ पवन होती है जो कि गर्म होती है, और इन दोनों के आपस में मिलन होने से वाताग्रीय वर्षा होती है। सामान्यतः जाड़े में ज्यादा होती है, शीत ऋतु में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और इस वजह से, और साथ ही साथ ऊपर देखोगे तो सबसे गर्म महीने का भी टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम होता है। और टुंड्रा वनस्पति, जिसको हम लोग जैविक मरुस्थल कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट, यानी यहाँ पर जैविक रूप से बहुत ही कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब इसमें अगर हम देख लेते हैं, सबसे अधिक जो हमें जैविक विविधता देखने को मिलती है वो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो 30 से 45 डिग्री किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी तट होता है। यहाँ पर सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इनकी विशेषता पाने की वजह से ये एक अपवादिक क्षेत्र हो जाता है। एक अपवादिक क्षेत्र हो जाता है क्योंकि इसमें आपको ब्रिटिश समशीतोष्ण की विशेषता मिलेगी, शंकुधारी की मिलेगी, समशीतोष्ण घास मिलेगी, सवाना की मिलेगी और मरुस्थलीय मिलेगी। और इसी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं मिलने से जैव विविधता भी यहाँ पर सर्वाधिक
हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्वाधिक हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने समझा दिया जलवायु प्रदेश। अब जरा इसी का डायग्राम बेसिस हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि 0 से 10 डिग्री के बीच में आपको महोगनी जैसे वृक्ष मिलेंगे, रोजवुड जैसे वृक्ष मिलेंगे, एबोनी मिलेगा, आयरनवुड मिलेगा और ग्रीन हार्ट जैसे वृक्ष आदि मिलेंगे। क्योंकि यहां पर क्या होती है? मजबूत लकड़ियां पाई जाती हैं और इनकी जो कैनोपी होती है दोस्तों वो बड़ी बड़ी होती है। यही सीधे प्रश्न बनता है ना कि किस जलवायु प्रदेश के वृक्षों की कैनोपी बड़ी होती है। कैनोपी का मतलब होता है जो उनका एरिया होता है ना, जो वृक्ष जब बड़ा होता है और बड़े एरिया में जो है कि वो फैलता है तो उसकी कैनोपी मान लिया जाता है। इसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि जो इनके नीचे छोटे छोटे जो वृक्ष या वनस्पतियां जो पैदा हो रही होती हैं उन्हें धूप नहीं मिल पाती है और इसीलिए यहां पर नियंत्रक की भूमिका में सौर ऊर्जा की उपलब्धता को माना जाता है। नियंत्रक का मतलब होता है जिसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है या जिसकी कमी होती है। अब सोचो अमेजन वनों की अगर मैं बात करूं जो 0 से 10 डिग्री के बीच में आते हैं, साउथ अमेरिका में अमेजन के वन पाए जाते हैं जो सबसे अधिक जंगली क्षेत्र माना जाता है। वहां इतनी घनी होती दोस्तों कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें दिन में भी धूप नहीं पहुंचती और अंधेरे जैसा महसूस होता है, एकदम रात जैसी लगती है। तो वहां पे जो छोटी छोटी वनस्पतियां होंगी जो बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बेचारी फल फूल रही हैं किसी भी तरीके से, उन्हें जब धूप नहीं मिलेगी तो अपना भोजन कैसे बनाएंगी, प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगी? तो यानी उसके लिए वहां पे संघर्ष होता होगा। और इसी तरीके से जब आप मानसूनी जलवायु में आते हैं जो भारत की भी होती है तो यहाँ पे साल का वृक्ष, टीक का वृक्ष, नीम का वृक्ष, सैंडलवुड, बॉम्बू, बबूल, ये सभी वृक्ष मिलते हैं। परंतु यहां पर धूप तो अच्छी मिल रही है, तापमान तो अच्छा है, लेकिन यहां पे वर्षा की मात्रा नियंत्रक की भूमिका में होती है, यानी जल की उपलब्धता यहां पे लगभग या सामान्यतः कम होती, तो इसके लिए संघर्ष किया जाता है। फिर इसी तरीके से आप शंकुधारी वृक्षों को देखो, 10 से 18 डिग्री के बीच में इस तरीके के वृक्ष देखने को मिलते हैं और इनमें अगर आप देखोगे पाइन हो गया, लार्च हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ईटीसी। ध्यान देना कि देवदार जो वृक्ष होता है वो शंकुधारी वृक्ष होता है जो सबसे कम टेम्परेचर में भी विकसित हो जाता है और लार्च जो है कि सबसे अधिक टेम्परेचर में विकसित होता है शंकुधारी वृक्षों में। अर्थात 10 डिग्री अगर टेम्परेचर शंकुधारी वन का है तो देवदार का वृक्ष पैदा हो जाएगा, आराम से झेल लेगा। लेकिन अगर लार्च के लिए 18 से भी कम जाओगे तो वो शायद पैदा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप लॉरेंशियल में देख लीजिए, आपको यहाँ पे ओक, विलो और एल्म, पॉपुलर, इन सभी के वृक्ष मिलते हैं और यहां पर भी टेम्परेचर इसके नियंत्रक की भूमिका निभाता है। ध्यान से समझ लो मेरे दोस्तों कि पॉपुलर की लकड़ियों का प्रयोग माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से जो विलो का पेड़ होता है, विलो की लकड़ियां सामान्यतः मुलायम होने के साथ साथ थोड़ी मजबूत भी होती हैं और इसीलिए जितने भी क्रिकेट के बैट बनते हैं क्रिकेट के, वो सामान्यतः विलो की लकड़ियों का बनते हैं। किसके? विलो की लकड़ियां। गूगल पे कर लेना, जो ब्रांडेड बैट होते हैं जो क्रिकेटर्स खेलते हैं बैट को यूज करके, उसमें वो विलो की लकड़ियों का ही बना होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब जरा हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां हम देखेंगे दोस्तों कि सभी प्रकार के वनों में जहां पे विषुवत रेखीय उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन की सघनता, जैव भार और जैव विविधता सर्वाधिक है। आप इसका सीधा प्रमाण देख लो, दक्षिण भारत के मैदान देख लो, ठीक है, या फिर अमेजन के जंगल देख लो, वर्षावन देख लो, या अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो यहां पर आपको सबसे अधिक जैव विविधता, जैव भार, सघनता मिलेगी क्योंकि यहां पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा और तापमान पाया जाता है और इसीलिए इनको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, यानी कि जैविक तप्तस्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लकड़ियां सामान्यतः कठोर होती हैं, भारी होती हैं और इस वजह से की आर्थिक उपयोगिता सीमित हो जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको भारी लकड़ी की कुर्सी बना के दे दूं, मेज दे दूं, बेड दे दूं, तख्त दे दूं, तो हो सकता है आप उसका प्रयोग ना करो क्योंकि आप कहोगे यार कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर कुर्सी और मेज बहुत हैवी वेट है और ये सामान्यतः घर में यूज नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आर्थिक उपयोगिता क्या होती है, इनकी सीमित हो जाती है। वहीं जनजातियों के द्वारा वृक्षों के कटाव करने की वजह से, किस लिए? जलावन लकड़ियों के लिए कटाव करते हैं और जैव विविधता की अधिकता से आर्थिक दृष्टि से वृक्षों का दोहन अत्यंत कठिन हो जाता है। मतलब जैव विविधता इतनी अधिक होती ना जिसकी वजह से वृक्षों का दोहन करना अत्यंत कठिन होता है। सघनता तो अधिक है, यानी घने ज्यादा है, जिसकी वजह से उन जंगलों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी गम्यता या पहुंच कम हो जाती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि अमेजन के वन में आप जेसीबी लेकर चले जाओ, बड़े बड़े वृक्षों को काटने के लिए कटर मशीनें लेकर चले जाओ, तो जाहिर सी बात है इतने घने जंगल है कि वहां पे पहले तो गाड़ी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर गाड़ी प्रवेश कर भी गई किसी तरीके से, तो अगर कहीं पे गाड़ी को घुमाना भी हुआ ना, टर्निंग करनी हुई, तो शायद वो मुड़ नहीं पाएगी। इसकी वजह से गम्यता बहुत कम हो जाती है, जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक प्रमुख कारण बन जाता है।
वहीं अगर आप इसकी तुलना शंकुधारी वनों से करोगे, अब जब मैं आपको बोल रहा हूं शंकुधारी वन, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। शंकुधारी वन की अगर मैं बात करूं तो शंकुधारी वन की जैव विविधता सर्वाधिक कम होती है। क्या होती है? सर्वाधिक कम होती है। सघनता कम होती है, इसलिए वृक्ष काटना आसान हो जाता है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि दूर दूर होते हैं, आराम से मशीनों से कट जाते हैं। और लकड़ियां बहुत मुलायम होती हैं, जिसमें कागज उद्योग विकसित हो पाएंगे। कौन से? कागज उद्योग विकसित हो पाएंगे। और इस वन की भी आर्थिक उपयोगिता सीमित हो गई कि केवल और केवल कागज का ही इंडस्ट्री थोड़ी चलनी है। कागज के साथ साथ और भी बहुत सारे कारखाने होते हैं जिनमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन केवल कागज इंडस्ट्री से हमारा काम नहीं हो सकता। वहीं समशीतोष्ण वन की जैव विविधता और सघनता शंकुधारी से तो अधिक होती है, और जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन आसान हो जाता है। अब समशीतोष्ण वन किसे कहते हैं, अभी मैंने ऊपर ही आपको डायग्राम में दिखाया था, आप फिर से एक बार देख सकते हो। यहां पर ये देख लीजिए समशीतोष्ण वन कौन से हैं। यहां पे देखिए ये समशीतोष्ण वन है, और इनकी विशेषता यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने इस चीजों को आपको समझाया था। और यहां पर आप देखोगे लकड़ियां अत्यंत कठोर या अत्यंत मुलायम नहीं है, यानी बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, अर्थात दोनों के बीच में यहाँ पे औसतन पाया, जैसे विलो हो गया, ओक हो गया, पॉपुलर हो गया। और इस वजह से जब ना ही तो ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा मुलायम है, तो इनकी आर्थिक उपयोगिता क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कागज की इंडस्ट्री, फर्नीचर की इंडस्ट्री, जलयान इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया। आर्थिक उपयोगिता भी इनकी सर्वाधिक थी, यानी बहुत सारे जलयानों का निर्माण किया गया, और इसीलिए औद्योगिक क्रांति के समय इन वृक्षों का सर्वाधिक कटाव किया गया। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बड़े बड़े स्तर के फर्नीचर बने, कागज इंडस्ट्री डेवलप हुई, जलयान उद्योग डेवलप हुए, क्योंकि जलयान उद्योगों का प्रयोग पहले एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं या सामानों का आयात निर्यात करने के लिए किया जाता था महासागरों में। और वहीं पे मानसूनी वन की सघनता और जैव विविधता सदाबहार वन से थोड़ी कम है, लेकिन आर्थिक दोहन यहाँ पे संभव हो पाया इस वजह से। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ की लकड़ियों का सबसे अधिक प्रयोग क्या होता है? फर्नीचर बनाने में होता है, और इनकी भी आर्थिक उपयोगिता भी अधिक है। ठीक है, वर्तमान में मानसूनी वन के वृक्षों का अधिक दोहन किया जा रहा है। कैसे होगा? कैसे एग्जाम्पल होगा? आप कभी भी जब भी अपने घर के लिए अगर कोई खिड़की के लिए लकड़ी लेने जाते हैं, दरवाजे के लिए लकड़ी लेने जाते हैं, बेड के लिए लकड़ी लेने जाते हैं, कुर्सी या मेज के लिए लेने जाते हैं, या फिर जब आपके घर में कोई शादी वगैरह का फंक्शन होता है तो आप दहेज में देने के लिए जब जाते हैं ना सामान के लिए, तो आप वहां पे क्या कहते हैं? भैया मुझे आम की लकड़ी का देना, या मुझे शीशम की लकड़ी का देना, मुझे साखों की लकड़ी का बना के देना, मुझे नीम की लकड़ी का चाहिए, मुझे इन सभी चीजों की लकड़ियां जो बताते हो आप, ये मजबूत लकड़ियां होती हैं और जो सामान्यतः भारत में पाई जाती हैं, और भारत की जलवायु मानसूनी होती है, तो फर्नीचर बनाने में इनका सबसे अधिक योगदान होता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई मेरे भाई? तो यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, अब जरा उन्हें भारत की प्राकृतिक वनस्पति के साथ जोड़कर देख लेते हैं। देखिए, जलवायु का अंतर संबंध प्राकृतिक वनस्पति से होता है, ये तो मैंने अभी आपको सिद्ध कर दिया, लेकिन भारत में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे ये जरा देखना जरूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत की जो हम जलवायु के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, तो इसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में, यानी अगले लेक्चर में। और इससे पहले मैं आज भी सजेशन दे के जा रहा हूँ कि कोशिश करो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़ लो, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी में। आप देखोगे लेक्चर नंबर 10 नहीं, लगभग लेक्चर नंबर 7 के आसपास के बाद हमने क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर जब मैं इन्हें पढ़ाऊंगा आपको कल भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कैसे भारत में वनस्पतियों का विकास हो रहा है, कैसे जो वर्षा का स्तर है उसके हिसाब से क्या वनस्पतियां हो रही हैं, फिर हम देखेंगे कि दक्षिणी घाट पे जो 16 वन जिन्हें आप पढ़ते हो ना कि साउथ इंडिया में 16 वन किसे कहते हैं, 16 वन, इनको हम लोग समझेंगे। फिर हिमालय की मैं बात करूंगा, हिमालय में आप देखोगे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, इसकी बात करूंगा। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, और कल हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके फिर सॉइल पे आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तपस्या नोट्स में जाके आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास जरूर देख लीजिएगा, चाहे मैराथन करके देख लो, मैंने मैराथन भी डाल दिए, 2-3 क्लासेस मैराथन की बनी हुई है, या फिर सिंगल बाय सिंगल क्लासेस को आप देख सकते हो, लेकिन देख कर आओगे तभी आपको एनवायरनमेंट समझ में आएगा। नहीं तो आप एनवायरनमेंट के लिए रटते रहोगे, और रटने वाले से ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। उससे क्या होता है, आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी साथ के साथ चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, वहां से मेरी टीम आपको डिटेल सारी प्रोवाइड करे। और आपकी जो भी राय हो, ओपिनियन हो, जो भी क्वेरीज हो, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।